भारत माता की। तो मैं शिवांगी जैन स्वतंत्रता महोत्सव सप्ताह के अंतर्गत राष्ट्रीय व्याख्यान माला की इस खास कड़ी में आप सभी मेहमानों का और सभागार में जो भी अतिथि जन है उन सभी का मैं बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। तो जैसा कि आप सभी को पता है कि आज व्याख्यान माला का 6वां दिन है और आज के जो हमारे मेहमान हैं, आज के जो हमारे विद्वान हैं, वो आज हमारे साथ डिजिटली जुड़ेंगे जूम के जरिए। तो आपके जो भी सवाल हैं आज के हमारे विद्वान से आप सभी करेंगे। तो मैं उनका परिचय कुछ पंक्तियों के माध्यम से करना चाहूँगी। वतन की मिट्टी जब कुछ कहती है तो वीरों की गाथा सजीव हो उठती है। वतन की मिट्टी जब कुछ कहती है तो वीरों की गाथा सजीव हो उठती है। आज मंच पर है वो नाम रोशन जिनकी रगों में है देशभक्ति की धड़कन, साहस, पराक्रम और शौर्य की मिसाल। मेजर जनरल जीडी बख्शी जी का आज कमाल। तो तालियों से हम स्वागत करेंगे उनका, जो है देश के सच्चे रक्षक और अभिमान हमारा। तो आज के विद्वान मेजर जनरल जीडी बख्शी जी का मैं बहुत बहुत स्वागत करती हूँ सुदर्शन न्यूज में। तो आज का हम इस श्रृंखला को आगे बढ़ाते हैं। हमारे साथ सुदर्शन परिवार के मुखिया, हमारे प्रधान संपादक डॉक्टर सुरेश चवाणकी जी हमारे साथ मौजूद हैं और वो आज के कार्यक्रम की प्रस्तावना आप सभी के समक्ष रखेंगे। सर, बहुत बहुत तालियां जोरदार। भारत माता की। 22वें वर्ष के आज 6ठे दिन का व्याख्यान का कार्यक्रम है और हमारे साथ अभी जीडी बख्शी जी जुड़ेंगे। प्रस्तावना में मैं प्रतिदिन जो कहता हूँ आज अतिथि के बारे में कहेंगे कि सुदर्शन का नारा है कि साधु संत सती सैनिक को सताए तो हमको बताए। और इस क्रम में सभी सैनिकों के बीच में सुदर्शन की लोकप्रियता है, फिर वो किसी भी फोर्स के जवान क्यों ना हो उनके बीच में, क्योंकि हम उनके सपनों को और वो जिसके लिए जीते मरते हैं उसके लिए काम करते, उस देश के लिए काम करते हैं। और इसलिए व्याख्यान माला में प्रतिवर्ष हमारा प्रयास रहता है कि हम किसी न किसी पूर्व सैनिक को भी हमारे साथ रखें। तो इसलिए आज जीडी बख्शी जी हमारे साथ जुड़ेंगे। वो हमारे साथ जुड़े तब तक मैं आपके साथ कुछ संवाद करना चाहूँगा। जैसे परसों हमने संवाद किया था कि हम सच में कितने स्वतंत्र हैं और आप लोगों ने सबने ये स्वीकार किया था कि अभी हम संपूर्ण स्वतंत्र नहीं है और संपूर्ण स्वतंत्रता की तरफ हमारी यात्रा जानी चाहिए। आज हम इस विषय पर भी बात करना चाहेंगे। मैं आपको पूछना चाहूँगा, और कैमरा जरा माइक भी घुमाइए पीसीआर वाले। हिंदुस्तान अभी स्वतंत्रता दिवस मना रहा है और आज देश भर में सभी जगह इतने बड़े पैमाने पर उत्साह के साथ कार्यक्रम किया गया। मैं आपको अगर ये पूछूं कि ये 15 अगस्त अगले वर्ष जब हम मनाएंगे इस अधूरी स्वतंत्रता को, तो हम देश का कितना हिस्सा हमारे हाथ से गवा चुके होंगे? किसी को अंदाज है? नहीं है। अब मैं आपको बताता हूं। इस देश में जब एक घुसपैठिया आता है तो इस देश के कई एकड़ जमीन पर उसका कब्जा होता है। अब कहेंगे कि कैसे होगा, वो तो एक झोपड़ी लेके रहता है। लेकिन जब वो हिंदुस्तान की नागरिकता लेता है तो हिंदुस्तान की नागरिकता डिवाइडेड बाय हमारे देश की वर्ग किलोमीटर की जमीन में वो मालिक बनता है। इसका मतलब वो भी कुछ एकड़ के जमीन का मालिक बनता है। तो हिंदुस्तान के नक्शे में जो हम भारत माँ या हमारे भारत का मानचित्र देखते हैं, उस मानचित्र में जो भारत का नक्शा आपको दिखता है वो सब कुछ आपका नहीं है, वो घुसपैठियों ने भी कब्जा करके रखा हुआ है। ये मानचित्र में एवरेज की बात हुई। अब बात करते हैं स्पेसिफिक एरिया की। तो मैं वालिया जी हमारे बीच में देहरादून से आए हैं, पूर्व मंत्री रहे हैं। वालिया जी, मैं आपको पूछता हूं, देहरादून में कुछ ऐसा एरिया है जहां पर मुस्लिम पॉपुलेशन बढ़ता जा रहा है, घुसपैठियों की संख्या बढ़ती जा रही है? मैं आपको कुछ नाम लेता हूं। जैसे मुंबई में कहेंगे तो मुंब्रा, भिवंडी, महाराष्ट्र में मालेगांव, उत्तर प्रदेश में कहेंगे तो मुजफ्फरनगर, कैराना, बंगाल में कहे तो मालदा, और भी कई नाम लिए जा सकते हैं, कश्मीर वगैरह वगैरह। इन सब क्षेत्र में धीरे धीरे हिंदुस्तान का कानून चलने का भी परसेंटेज घटता है। वहां ना पिज्जा डिलीवर होता है ना कानून डिलीवर होता है।
उनको कहा जाता है नो गो जोन। तो ये नो गो जोन हिंदुस्तान में घट नहीं रहे हैं। हां, कौन से घट रहे हैं? नक्सल वाले घट रहे हैं, क्योंकि वहां पर सरकार ने सख्ती करके नक्सल के कार्यक्षेत्र को कम किया है। नहीं तो कभी इस देश के गृह मंत्री को कहना पड़ता था कि देश का गृह मंत्री भले हूं, लेकिन देश के 30% 40% हिस्से में हमारा कानून नहीं चलता है, नक्सलियों का चलता था। लेकिन उसमें अंतर पड़ा है। लेकिन वो तो इसी देश के हैं। बात हो रही है उनकी जो इस देश के कानून को, संविधान को नहीं मानते। उन लोगों का कब्जा बढ़ता जा रहा है। दिल्ली की बात करूं तो सीलमपुरी जैसा एरिया है, तो सीलमपुरी आज 1 वर्ष बाद घटेगी या बढ़ेगी? बढ़ेगी। भिवंडी बढ़ेगी या घटेगी? मालेगांव घटेगा या बढ़ेगा? वालिया जी, देहरादून में कौन सा एरिया है ऐसा? देखिए, उत्तराखंड एक देवभूमि है और पूरे देश के लोग वहां एक धार्मिक भावना से जाते हैं। और देशभक्ति की जहां तक बात आपने कही है, सेना में जितने जवान उत्तराखंड के हैं शायद किसी प्रदेश के हों। फिर भी लेकिन घुसपैठिए भी इस देश में जहां एवरेज तक में घुसपैठियों का सवाल है, देखिए, घुसपैठ जिसको करनी है वो करने का प्रयास करता है। लेकिन मैं आपको बता दूं चौहान साहब कि जो हमारी सरकार है वहां उत्तराखंड की, वो इस मामले में बड़ी सख्त है। अभी हमने कई घुसपैठियों को पकड़कर जेल भेजने का काम भी किया है, वो भी आपने देखा होगा। और निरंतर हमारी सरकार का कार्यक्रम चलता रहता है। ठीक है, हम अभी संवाद कर रहे हैं। मेरा प्रश्न यह है, कुल मिलाकर पहले आप ये बताइए कि आप मेरे से इस बात को लेकर सहमत है क्या कि क्या इस देश में जो मिनी पाकिस्तान है, जो हिंदुस्तान के कानून को, झंडे को, संविधान को, भारतीयता को नहीं मानते, वो बढ़ रहे हैं या घट रहे हैं? बढ़ रहे हैं ना? जरा हाथ ऊपर करके बताइए, कैमरामैन दिखाइए। तो अगर ये हिंदुस्तान में बढ़ रहे हैं तो 1 वर्ष बाद जब हम स्वतंत्रता दिवस मनाएंगे तो हमारी स्वतंत्रता घटेगी या बढ़ेगी? तो अभी हमारे साथ ये संवाद हम बाद में करेंगे। जीडी बख्शी जी हमारे साथ जुड़ गए, हम उनका स्वागत करते हैं। और अब मैं उनको निमंत्रित करता हूं। जीडी बख्शी जी, सुदर्शन के व्याख्यान माला में आप जुड़े हैं, जिसमें 22 वर्ष, आज 22वां वर्ष है और 6ठा दिन है। 1 वर्ष आप भी आ चुके हैं 17वें वर्ष में, तो दूसरी बार आप इसमें सहभागिता कर रहे हैं। भले आप डिजिटली जुड़े हैं, लेकिन आप तो हमारे हृदय में रहते हैं और हमारे साथ सदैव जुड़े हुए हैं। इसलिए कनेक्शन भले ही आज डिजिटल हो, लेकिन आप हमारे हैं, हम आपके हैं, और आपके स्वास्थ्य की कामना हम करते हैं और आपको वचन देते हैं कि जिस सपने को पूरा करने के लिए सीमा पर खड़े रहकर आपने शत्रु की गोली झेलने का साहस दिखाया और रिटायरमेंट के बाद टायर होने के बजाय आप मेहनत करते रहे, उन सपनों को पूरा करने के लिए हम अपना जीवन लगाएंगे। आपका स्वागत है, आप संबोधन शुरू करिए। बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत आभार। सर्वप्रथम तो मैं माफी चाहता हूं कि मेरा बड़ा मन था वहां आने का, पूरे परिवार से मिलने का, और लेकिन अनफॉर्चुनेटली मेरी सेहत थोड़ी खराब हो गई है। उम्र का भी तकाजा है, 75 वर्ष का हो गया हूँ, कभी ना कभी कुछ प्रॉब्लम आ ही जाती है। तो कृपया मुझे माफ करें कि मैं पर्सनली वहां हाजिर नहीं हो सका। बड़ा मन था मेरा सबसे, आप सबसे मिलने के लिए। सर्वप्रथम तो आपको, हम सबको भारत के इंडिपेंडेंस डे, भारत के स्वतंत्रता दिवस के उपलक्ष्य में मैं बहुत बहुत तहे दिल से सबको मुबारकबाद देना चाहता हूं। सबको बहुत बहुत आभार व्यक्त करना चाहता हूं भगवती का कि आपने हमारे देश को इतनी तरक्की की ओर आप अग्रसर कर रही है। देखिए, एक साइन कर्व होता है ऐसे, वो पहले मैक्सिमा पे जाता है, फिर मिनिमा पे आता है, और जो कर्व मिनिमा पे आ जाए, एक चीज तय है कि वो फिर मैक्सिमा, यानी फिर अपने उत्तम क्षेत्र के ऊपर पहुंच जाएगा। भारत का यही हमारा जो है इतिहास है। 9500 साल से ज्यादा पुरानी ये सभ्यता है, एज पर रेडियो कार्बन डेटिंग ऑफ राखी गिरी, धोलावीरा एटसेट्रा एटसेट्रा, जो भी सरस्वती नदी के साथ
जो हमारी इंद सरस्वती सिविलाइजेशन के अवशेष हैं, वो रेडियो कार्बन डेट यानी साइंटिफिक तरीके से 9500 साल की हमारी उम्र बताते हैं। बहुत सारे अवशेष शायद नहीं मिले जो इससे भी पुराने होंगे, ठीक है, लेकिन 9500 साल तो गिठान बांध के आप चलिए। पहले हमें 5000 साल पुरानी सभ्यता कहा जाता था, अब 9500 साइंटिफिकली प्रूवन है। खासकर बात यह है कि हमारे समकालीन सभ्यताएं जो एक्चुअली हमारे काफी बाद आई, इजिप्ट की, मिस्र की, क्या कहते हैं, इराक की, मेसोपोटामिया की, ये सब खलास हो चुकी है। मिस्र, रोम, यूनान सब मिट गए, जहां से कुछ है हम में कि मिट सकती नहीं कभी हस्ती हमारी, सदियों रहा है दुश्मन दौरे जमा हमारा, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा। तो मतलब ये कंटिन्यूटी अपने आप में एक अचंबा है। इतनी देर ना चीन की सभ्यता चली, ना इजिप्ट की, ना क्या कहते हैं मेसोपोटामिया की, ना रोम की, ना ग्रीस की, सब खलास हो गए। हम उसी फॉर्म में सनातन धर्म के मुताबिक चले आ रहे हैं और हम उन्नति की ओर तेजी से अग्रसर हो गए हैं। भारत एक सुपर पावर के रूप में उभर कर आया है, खासकर आफ्टर ऑपरेशन सिंदूर। देखिए साहब, हमने दुनिया को हक्का बक्का कर दिया अपनी जो कि इंडिजिनस टेक्नोलॉजी है, जो आत्मनिर्भर टेक्नोलॉजी जो मोदी जी के कार्यकाल में उभर कर आई, उससे दुनिया को शॉक लग गई है। अरे साहब, हमने नेविक सीरीज ऑफ सैटेलाइट्स आसमान में, स्पेस में छोड़े हैं, जिससे साहब हमें लेस देन 1 मीटर रेजोल्यूशन की एक्यूरेसी मिलती है। याद रहे, अमेरिका का जीपीएस जो है 8 से 9 मीटर की एक्यूरेसी देता है जब आप अपनी गाड़ियां चलाते हैं। हाँ, मिलिट्री उनकी एप्लीकेशन है जो कम है, लेकिन वो बाहर के देशों को अवेलेबल नहीं है। और जो नॉर्मल भी जीपीएस है उसको वो स्पूफ कर देते हैं लड़ाई के जमाने में, ताकि आपका नुकसान हो जो भी इस्तेमाल करता है जीपीएस। अमेरिकन का जीपीएस है, रशियंस का ग्लोनास है और चीन का बिदियाऊ है। लेकिन भारत ने इनसे अलग अपना नेविक बनाया है, जिसमें हमारे 12 सैटेलाइट्स अभी उपग्रह वो पृथ्वी के चक्कर काट रहे हैं और हमारी सीमाओं से 3000 किलोमीटर का क्षेत्र चारों ओर वो कवर कर रहे हैं। क्योंकि उनका फुटप्रिंट छोटा है, उनकी एक्यूरेसी बहुत ज्यादा है। इसके चलते साहब, आप लोग सुनकर चौंक जाएंगे कि ऑपरेशन सिंदूर के दौरान हमारी वायुसेना, भारत की एयरफोर्स ने पाकिस्तान का नूर खान एयरबेस पे जो कमांड पोस्ट था, न्यूक्लियर कमांड पोस्ट, उसको हिट किया। इसके ऊपर 5 मीटर की चद्दर है, सीमेंट, कंक्रीट, स्टील की, यानी न्यूक्लियर बॉम्ब भी फटे तो इसका कुछ नहीं होगा। लेकिन हमारे सैटेलाइट्स ने इसके अंदर पकड़ लिया एक 45 सेंटीमीटर बाय 45 सेंटीमीटर का एयर वेंट, जिससे कि एयर कंडीशनिंग इसमें की जाती थी। ये सुराख पकड़ लिया और 400 किलोमीटर की दूरी से ब्रह्मोस क्रूज मिसाइल, सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल फायर किया, जो कि हमारे देश में बनता है। और वो इस 400 किलोमीटर दूर से इस 45 बाय 45 सेंटीमीटर, मीटर नहीं कह रहा हूं साहब, सेंटीमीटर की टारगेट को हिट किया। ठीक उस जो सुराख में वो जो एयर कंडीशनिंग का वेंट था उसके अंदर से घुसा और अंदर जाकर फटा इतनी जोर से कि सारे कंप्यूटर सर्वर, सारे अफसर, जवान, जेसीओ जो पाकिस्तान के टॉप कमांडरों के साथ बैठकर एयर की जो युद्ध था उसका निर्देश कर रहे थे, उसको गाइड कर रहे थे, ब्लास्ट हो गया। अमेरिका ऐसा नहीं कर सकता साहब, ना रूस कर सकता है, जो कि भारत ने करके दिखाया है। हमारे साइंसदानों ने, हमारे एयरफोर्स के
जो जांबाजों ने जो करके दिखाया है, नूर खान के एयरबेस के परखच्चे उड़ा दिए साहब। ठीक है साहब, वहां उनका न्यूक्लियर कमांड पोस्ट था, वहां अमेरिका ने $500 मिलियन लगा के ये कमांड पोस्ट बनाया था, सैटेलाइट कम्युनिकेशन दी थी। ये अफगान में जब युद्ध हो रहा था अफगानिस्तान में, तब से वो इसका इस्तेमाल कर रहे हैं। ठीक है, तभी मर्चे लगी हैं डोनाल्ड ट्रंप को इतनी कि उनका मेन कमांड पोस्ट भारतवर्ष ने तबाह कर दिया। अब साहब हमें क्या मालूम था, सपना आना था कि अफगानिस्तान की लड़ाई खत्म हो गई, 5 साल से ज्यादा आपको हो गए वहां से भागे हुए। ठीक है, और अभी भी आप चिपके हुए हैं पाकिस्तान के साथ। ये है सब अजूबा। ये ऊपर से हमारे दोस्त बनते थे डोनाल्ड ट्रंप, लेकिन हमको बड़ा अच्छा हुआ कि भगवती ने शत्रु बोध करा दिया है। अरे कोई दोस्त नहीं है डोनाल्ड ट्रंप हमारा, कोई दोस्त नहीं है अमेरिका, ये तो दुश्मनाई मोल रहे हैं। हमने इनका एक कमांड पोस्ट ठोका नूर खान के एयरबेस में, दूसरा कमांड पोस्ट ठोका हमने मुरीद के एयरबेस में जहां ड्रोन कमांड पोस्ट था। रफाल से फायर किया स्पाइस जेट, इनकी जो मोटी चद्दर थी उसमें 3 मीटर का उसने छेद सुराख बनाया, अंदर जाके फटा, उड़ा दिए परखच्चे। अरे साहब, पाकिस्तान के 12 मेजर एयरबेस में से 11 हमने परखच्चे उड़ा दी, 12 में से 11। ठीक है साहब, और जो आपका टेरर का इंफ्रास्ट्रक्चर था, 9 कैंप शामिल, जो इनके महल थे, टेरर के महल भावलपुर में मरकज़े सुभान अल्लाह जैसे मोहम्मद का ईंट से ईंट बजा दी, जमी दोज कर दिया। जो इनका हेडक्वार्टर था लश्करे तोयबा का, जहां से मुंबई 26/11 प्लान हुआ था और जहां से ये पहलगाम का ऑपरेशन प्लान हुआ था, उसके परखच्चे उड़ा दिए हैं। वो ईंट का ढेर बन के रह गया है। बड़े बड़े सुराख उनकी छतों में है, जहां बड़े बड़े गुंबज होते थे, गुंबज फोड़ के अंदर घुसा, वहां फटा जहां मसूद अजहर के रिश्तेदार बैठे हुए थे जिस बंकर में, सारे के सारे मारे गए। और वो रो रहा था, अल्लाह मुझे भी उठा लिया होता, मेरे सारे फैमिली मेंबर मारे गए। अब पता चला क्या दर्द होता है अपने फैमिली वालों को खोने का। अरे कमीने, जो तूने भारत में नुकसान पहुंचाया है हमारी फैमिलीज को, हमारी जो बहनों का बेटियों का सिंदूर उजाड़ा है तूने, अच्छा तेरे को उसका जवाब मिला है करारा। जमीन दोज कर दिया ये टेरर का हेडक्वार्टर। और सियालकोट में, यानी देखिए साहब, पिछली बार जब हमने सर्जिकल स्ट्राइक की थी 2016 में और 2019 में बालाकोट में हमने स्ट्राइक करी थी, वो घने जंगल में थे। तो पाकिस्तान को एक बहाना मिल गया कि ना किसी ने देखा ना कुछ हुआ। ठीक है साहब, ना वहां आबादी थी ना वहां मीडिया था पाकिस्तान का। तो उसने दुनिया भर में नाच करना शुरू किया कि कुछ नहीं हुआ, कौवे मारे, कबूतर मारे, चिड़िया मारी। तो साहब इस बार हमने आपके शहरों के बीचों बीच जो टारगेट थी ना, उसको चुन के उसके परखच्चे उड़ा के तुमको दिखा दिए। अब जाके वहां कबूतर गिन लो, कौवे गिन लो, कुत्ते बिल्ली बंदर जो भी गिनना है गिन लो। लाशें पड़ी हैं तुम्हारे टेररिस्ट की, 140 टॉप टेररिस्ट मारे गए हैं, जिनमें से 6 हाई वैल्यू टारगेट्स हैं, टॉप टेररिस्ट हैं। और पाकिस्तान की फौज जो दुनिया को राग बताती है कि मैं तो गंगा जल से धुला हुआ तुलसी का पत्ता हूं साहब, मेरा टेररिज्म से कुछ लेना देना नहीं, ये तो सब नॉन स्टेट एक्टर्स की कारस्तानी है। नॉन स्टेट एक्टर्स माय ब्लडी फुट। पाकिस्तान की फौज, पाकिस्तान की आईएसआई रिक्रूट करती है टेररिस्टों को, ट्रेन करती है, हथियार देती है, इन्फिल्ट्रेट करती है भारतवर्ष में। और पाकिस्तान की आईएसआई के फौजी अफसर आखिरी जब
स्टेज होता है टेररिस्ट ऑपरेशन का, तो सैटेलाइट फोन्स पे कंट्रोल करते हैं, जैसे 26/11 में कर रहे थे। हमारा टेलीविजन देख रहे थे कि क्या हो रहा है और उनको बता रहे थे अब शहादत का टाइम आ गया है, अब कुर्बानी का टाइम आ गया है, अल्लाह ताला की दुआ करो और मरो मरो। दूर से बैठे पाकिस्तान के अफसर खुद तो बहुत सेफ, औरों को मरवा रहे हैं। जो गरीब मरे हुए लोग हैं पाकिस्तान के अंदर, उनको 72 हूरों के ख्वाब दिखा दिखा कर मरने भेज रहे हैं भारतवर्ष में। वो उनका कूड़ा है, वो उनका करकट है। उनको कोई फर्क नहीं पड़ता कितने टेररिस्ट जिए कितने टेररिस्ट मरे। असली जो टारगेट है वो पाकिस्तान की एयरफोर्स है, असली गुनाहगार पाकिस्तान की फौज है। इसको हमने नहीं बख्शा इस बार, इसके पर खच्चे उड़ा दिए हैं और बड़ी न्यूक्लियर कीदड़ भपकी देता था कि हम उड़ा देंगे भारतवर्ष को, भाप में मिला देंगे। करके दिखाओ, है हिम्मत करके दिखाओ। हमने तुम्हारा न्यूक्लियर कमांड पोस्ट ही उड़ा दिया। 10 तारीख को 10 मई को हमने इनका न्यूक्लियर कमांड पोस्ट पर खच्चे उड़ा दिए। हमने मुरीद के अंदर जो ड्रोन कमांड पोस्ट था उसके भी पर खच्चे उड़ा दिए। सरगोदा, जकोबाबाद, रहीम यार खान, सुकूर, ये 4 एयरबेस थे जिससे इसके फाइटर जेट उड़ सकते हैं न्यूक्लियर बमों के साथ। सारों में 80-80 फुट के गड्ढे किए। अभी तक रहीम यार खान से जहाज नहीं उड़ सकते। ब्रह्मोस मिसाइल से हमने उड़ा दिए उनकी रनवेज। ठीक है साहब, इनके हमने 3 हैंगर उड़ा दिए। बुलारी का हैंगर जहां एक एवैक एयरक्राफ्ट था, उसके पश्चात वहां पे 4 F-16 जेट फाइटर्स थे, पर खच्चे उड़ा दिए। अपना नुकसान छुपाने के लिए पाकिस्तान ने 80 फुट के छेद के ऊपर तारपुलिन लगा दी, तरपाल, ताकि दिखे ना दुनिया को कि साहब क्या नुकसान हुआ है। और ये भगड़ा करे जीत का, कोई शर्म कोई हया कोई भी होती तो कम से कम अपने जो लोग मारे गए हैं नूर खान में, उनको तो बाहर निकाला होता, उनका तो जनाजा किया होता। आप जानते हैं इन्होंने क्या किया नूर खान में? बुलडोजर बुला के डोज कर दिया, गाड़ दिए अपने अफसर जेसीओ जवान वहीं पे। उनकी लाश भी ना निकले, क्योंकि निकालेंगे तो हमारे सैटेलाइट्स पकड़ लेंगे, दुनिया को बता देंगे कितना नुकसान हुआ। नुकसान छुपाने के लिए पाकिस्तान ने डोजर चलवा दिया साहब नूर खान पे। मुरीद एयरबेस के ड्रोन कमांड पोस्ट पे डोजर चलवा। कोई भी देश साहब, इतनी तो इंसानियत होती है, इतनी तो लोग कदर करते हैं अपने शहीद जवानों की, अफसरों की, जेसीओ साहिबान की। कम से कम उनको उनकी लाश के टुकड़े भी उड़ जाएं। अरे मेरे भाई के साहब 1965 में शहीद हुआ था, मेरे बड़े भाई साहब, उनकी भी लाश के टुकड़े टुकड़े हो गए थे, लेकिन हमारे सिपाहियों ने सारे टुकड़े इकट्ठे किए और उनको अंतिम अंत्येष्टि संस्कार किया। ठीक है साहब, ये भारत की रीत। और पाकिस्तान क्या किया? पाकिस्तान ने किया क्या? पाकिस्तान ने साहब, पाकिस्तान ने तो साहब डोजर चला के गाड़ दिए ताकि सच को छुपा दे। अरे हमारे लोग जाते हैं मरते हैं तो मरे, हमको क्या परवाह। पाकिस्तान का झूठ कायम रहना चाहिए। यहां पे डोजर चलवाया नूर खान में, डोजर चलवाया मुरीद में, तरपाल बिछा दी ऊपर अपनी चोट छुपाने के लिए। लेकिन सच्चाई छुप नहीं सकती कभी बनावट के असूलों से, कि खुशबू आ नहीं सकती कभी कागज के फूलों से। ठीक है साहब, सड़े हुए कागज के फूल है पाकिस्तान। पाकिस्तान को आप यकीन मानिए ऐसी मार पड़ी है कि मैं नहीं कह रहा, दुनिया के टॉप मिलिट्री एक्सपर्ट्स, टॉम कूपर, ऑस्ट्रिया का मिलिट्री एविएशन एक्सपर्ट, वो कह रहा है पाकिस्तान बुरी तरह से पिटा है ऑपरेशन सिंदूर में। ना वो अपने एयरबेस बचा पाया, ना वो अपने टेरर मरकज बचा पाया, ना वो हिंदुस्तान पे खरोच भी मार पाया। हमारे एनएसए साहब ने कहा था एक एयर फोटो दिखा दो, एक सैटेलाइट फोटो दिखा दो किसी भी भारतीय एयरबेस पे जहां पाकिस्तान नुकसान कर पाया हो। 0, 0, अंडा, कुछ नहीं कर पाया हमारा।
और जैसे कि हमारे एयर चीफ साहब ने बताया है, हमारे S-400 रशियन मिसाइल्स ने पाकिस्तान में घुसकर 5 फाइटर जेट मार गिराए, 1 एवैक मार गिराया, 6 जहाज तो हवा में उड़ाए और कोई टोटल 17 जहाज हवा में और जमीन पे हमने परखच्चे उड़ा दिए हैं, मार गिराए हैं साहब, या जमीन पे फोड़ दिए हैं या आसमान में उड़ा दिए। ठीक है साहब। और ये बड़ा नाच कर रहे थे कि अरे 7 मई को हमने साहब पाकिस्तान भारत के 6 जहाज गिराए, 3 रफाल गिराए। सबूत? बकवास है, नहीं सबूत पाकिस्तान के पास। झूठ फरेब का सबूत क्या होता है? ठीक है साहब, फरेब, बकवास, दे लाई थ्रू देयर टीथ, झूठ बोलते हैं और झूठ पकड़ा जाता है। ठीक है साहब, मैक्सिमम हमारे 1 या 2 जहाज गिरे थे, तो क्या होता है? गिरते हैं शह सवार मैदान जंग में, वो तिफल क्या गिरेगा जो घुटनों के बल चलता है। शहादत देने से कभी हमारे जाबाज रुकते नहीं, और जब मौका आता है वो टूट के पड़ जाते हैं दुश्मन पर, और पाकिस्तान की तो धज्जियां उड़ा दी है। जो न्यूक्लियर गीदड़ भभकी पाकिस्तान देता रहता था, उसको दुनिया के सामने नंगा कर दिया है। पाकिस्तान अब अपने न्यूक्लियर हथियार नहीं चला पाएगा। हमारा जो इंटीग्रेटेड लेयर्ड मिसाइल डिफेंस इतना तगड़ा, इतना पुख्ता है कि एक पाकिस्तान का मिसाइल पेनिट्रेट नहीं कर सकेगा। हमारा एयर डिफेंस इतना पुख्ता है कि एक भी पाकिस्तान का क्रूज मिसाइल अंदर नहीं आ सकता। और ना सिर्फ हम रक्षात्मक होकर लड़ेंगे, हमने आक्रामक होकर नूर खान का कमांड एंड कंट्रोल सेंटर उड़ा दिया, मुरीद का ड्रोन कमांड पोस्ट बेस उड़ा दिया, हमने उनके किराना और चगाई हिल्स में जो न्यूक्लियर स्टोरेज साइट्स थी साहब, उनको उड़ा दिया। एक चीज समझिए जो नहीं मालूम दुनिया को, पाकिस्तान अपने न्यूक्लियर वॉरहेड अलग रखता है। कहां? किराना हिल्स और चगाई हिल्स में 7 टनल्स हैं, गहरी टनल, सुरंगे जमीन के अंदर, वहां रखता है। ठीक है। और जब चलाने होते हैं तो यहां से वॉरहेड निकाल के मिसाइल के साथ मेट करता है या एयरफील्ड पे भेजता है, जहां से फाइटर बॉम्बर लेकर आएंगे। तीसरा जरिया पाकिस्तान के पास नहीं है, हमारे पास सबमरीन्स हैं तीसरा दर्जा। तो हमने क्या किया साहब? ना रहेगा बांस, ना बजेगी बांसुरी। 10 तारीख को रात के 1:30 बजे हमने किराना हिल्स को ठोक दिया। उसके एंट्रेंस पे हमने ब्रह्मोस क्रूज मिसाइल फायर किया। एंट्रेंस पे ब्रह्मोस क्रूज मिसाइल फायर किया साहब। ठीक है। और जब वो क्रूज मिसाइल फायर किया तो साहब उनकी जो इलेक्ट्रिक मोटर थी, देखिए इन सुरंगों की स्टील के भारी भारी डोर हैं, कई टन के, वो इलेक्ट्रिक मोटर से ही खुल सकते हैं। अगर इलेक्ट्रिक मोटर ही उड़ा दो तो ना रहेगा बांस, ना बजेगी बांसुरी। आप अपने वॉरहेड वो टनल से, सुरंग से निकाल ही नहीं पाओगे। तो नंगी क्या नहाएगी, क्या निचोड़ेगी साहब? क्या फायर करोगे भारत के ऊपर? कैसे फायर करोगे? तुम्हारे न्यूक्लियर धमकी का तोड़ भारत ने ढूंढ लिया है अपनी टेक्नोलॉजी से। अगली वॉर में मत देना गीदड़ भभकी, जैसे कि मुनीर साहब पगला के दे रहे। डर लग रहा है कि कहीं फिर चढ़ना बैठे। और मैं आपको बता दूं, ऑपरेशन सिंदूर खत्म नहीं हुआ। आपने हमारे आर्मी चीफ साहब को सुन लिया है। अगर पाकिस्तान अपनी हरकतों से बाज नहीं आया तो हम दोबारा शुरू करेंगे। आसिम मुनीर ने धमकी दी है कि अगर भारत इंदस नदी, सिंधु नदी पे डैम बनाता है तो मैं 10 मिसाइल फायर करके उनके परखच्चे उड़ा दूंगा। कितने मिसाइल फायर कर पाया था तुम्हें अपने ऑपरेशन सिंदूर में? 3। क्या हुआ इन 3 का हालात? 1 शाहीन, 2 फतेह मिसाइल, 2 फायर किए थे दिल्ली की तरफ, 1 अमृतसर हरमंदर साहिब की तरफ। ऐसे नीच लोग हैं ये। और क्या हुआ? तीनों के परखच्चे उड़ा दिए हमारे मिसाइल्स ने।
S-400 मिसाइल, बराक-8 मिसाइल, आकाश मिसाइल, इनके टुकड़े टुकड़े आसमान में कर दिए। सिरसा के पास इनके टुकड़े टूट के जमीन पे गिरे। एक मिसाइल कहीं अपनी टारगेट के आसपास नहीं पहुंच पाया। अबे तू क्या 10 मिसाइल फायर करेगा? 10 के 10 हम उड़ा देंगे। 100% इंटरसेप्शन रेट है हमारा, भारत की इंडिजिनस टेक्नोलॉजी का, हमारी आत्मनिर्भर टेक्नोलॉजी का, जिससे दुनिया दांतों तले उंगली चबा ली। हैरान हो गई है दुनिया, शामिल यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। अरे डोनाल्ड ट्रंप ने आप पे 50% टैरिफ क्यों लगाया? क्योंकि अमेरिका के जो थे वहां पे कमांड पोस्ट, उनको भी उड़ा दिया हमने। भाई आप क्यों हैं वहां बीच में, लड़ाई के मैदान में क्यों कूद रहे? अफगानिस्तान की लड़ाई खत्म हुए कोई 7-8 साल हो गए, भाग के आए थे वहां ऐसी बुरी तरह से जैसे कि हमने किसी को हरियल की तरह भागते नहीं देखा मैदान जंग से। अब क्या कर रहे हो पाकिस्तान में? कह रहे हैं कि पाकिस्तान के अंदर अपने न्यूक्लियर बॉम्ब भी रखे हुए थे, जो ऑपरेशन सिंदूर के बाद अपने जहाज भेज के वापस ले गए हैं बचाने के लिए। और तभी मर्चें लगी हुई हैं डोनाल्ड ट्रंप को। प्लीज समझिए क्यों भारत को चुना जा रहा है 50% टैरिफ के लिए, क्योंकि इनके ही कमांड पोस्ट, इनके कंप्यूटर सर्वर के परखच्चे भारत ने उड़ा दिए, सैटेलाइट कम्युनिकेशन ठोक दी। वो पाकिस्तान का काम कर रही थी। तो आप क्या चाहते हैं, क्या कहना चाहते हैं कि पाकिस्तान न्यूक्लियर हथियार फायर करेगा तुम्हारे ऊपर? भारतवर्ष हिम्मत मत करना उनको रोकने की, क्योंकि हमारे सैटेलाइट कम्युनिकेशन से चल रहे हैं। अरे साहब बड़ी वाह क्या बात है कि हम मर जाएं, हमारे लोग मर जाएं, तुम्हारे हथियार ना छोड़े कोई छुए। अगर लड़ाई के मैदान में रखोगे इन हार्म्स हुए तो साहब फिर तो हमको तो बचाव करना पड़ेगा। हमने आत्मरक्षा की है, हम फिर करेंगे। ठीक है साहब। और अच्छा है साहब, आपका वैमनस्य, आपका वैर खुलकर दुनिया के सामने आ गया। भारत को शत्रु बोध हो चुका है और इसीलिए हम भी रूस के प्रधानमंत्री, रूस के प्रेसिडेंट यहां आ रहे हैं, हमारे प्रधानमंत्री बीजिंग जा रहे हैं। हम भी नया समीकरण कर सकते हैं। रशिया, इंडिया, चाइना अच्छी तरह से जवाब दे सकते हैं। आप समझते क्या है कि आप भारत को लात लगा सकते हो? आप भारत को पाकिस्तान जैसे वेश्या जैसे इस्तेमाल कर सकते हो? कभी ओवर आर डेड बॉडीज। पाकिस्तान एक वेश्या देश, कोई सेल्फ रिस्पेक्ट नहीं, अपनी टेरिटरी रेंट आउट करता है, अपने लोग रेंट आउट करता है। ठीक है कि आओ मेरे आका मुझे पैसा दो और जो कुछ चाहिए ले लो। ये वेश्यावृत्ति है, ये केवल पाकिस्तान ही कर सकता है। चीन भी समझ गया है कि कैसा दोगला धोखेबाज मुल्क है पाकिस्तान, जो इसकी अच्छाई करे उसी को सांप जैसे काट जा। चीन भी चिढ़ रहा है पाकिस्तान से। 80% पाकिस्तान के हथियार चीन के। ठीक है साहब। और मैं आपको बताऊं कि कोई 84-86 बिलियन डॉलर का लोन है। कितने बिलियन अरबों डॉलर खर्चे किए हैं पाकिस्तान चाइना इकोनॉमिक कॉरिडोर में। और इस वाहियात मुल्क की हरकत देखिए, जाके अमेरिका की गोद में बैठ गया है, जिसकी दुश्मनाई है चीन के साथ। ये इट इज टू क्लेवर फॉर इट्स ओन गुड, यानी ज्यादा ही चतुर देश है ये। और चतुराई जब इतनी ज्यादा करे तो वो उल्टे बांस बरेली को पड़ जाते। पाकिस्तान को एक अच्छा करारा सबक सिखाया गया है ऑपरेशन सिंदूर में। एक तमाचा मारा है इनके मुंह पे, जो ये कभी याद नहीं रखेंगे। 10 बार सोच के हिमाकत करेंगे, लेकिन इसको अमेरिका की शह मिल गई, इसलिए इसकी बाँछें आसिम मुनीर, मुल्ला आसिम मुनीर, फील्ड मार्शल आसिम मुनीर की बाँछें खिली हुई। ये समझता है अमेरिका के जोर पे ये भारत से लड़ जाएगा। 1971 में क्या हुआ था बे? तब भी अमेरिका और चीन दोनों पाकिस्तान के साथ थे। और क्या तेरे 2 टुकड़े होने से बचा सके? नहीं, और ना अब बचा सकेगा जब हम तेरे लिए आएंगे छठी और आखिरी बार, तेरे को छठी का दूध पिला देंगे। तेरे को पाकिस्तान को छठी का दूध पिला के छोड़ेंगे।
और 5 बार तो हो चुकी झड़प, 6वीं और निर्णायक झड़प महाभारत अभी बाकी है। ऑपरेशन सिंदूर तो मात्र एक ट्रेलर था। और एक चीज का खास ध्यान रखिए, जिस दिन आप पाकिस्तान के 4 टुकड़े कर देंगे, उनके सारे पिछलग्गू जो भारत में हैं, उनकी नानी मर जाएगी। अरे वो खुद धर्म परिवर्तन करेंगे आपका, अपने आप करने आए, क्योंकि सारी शय पाकिस्तान से मिल रही है ऐसे नापाक देशद्रोही तत्वों को। सारी शय पाकिस्तान से मिल रही। शत्रु बोध करो, असली शत्रु को पहचानो, अंदर वालों पे टाइम वेस्ट मत करो, पाकिस्तान को तोड़ो, टुकड़े 4 टुकड़े कर दो, 5 टुकड़े, सिंधु देश, बलूचिस्तान, पश्तूनख्वा, वेस्ट पंजाब, सैरिकिया, 5 टुकड़े करो। उनके जो पिछलग्गू यहां पे हैं, उनके जो हरामखोर यहां पे हैं, वो अपने आप साष्टांग दंडवत करेंगे भारत को। ठीक है, वो अकल उनको आ गई। मुझे बड़ी खुशी हुई इस बार। पाकिस्तान का प्लान था कि वो जो है वहां धर्म मजहब पूछ कर मारेंगे, भारत में दंगे फसाद रॉयट शुरू हो जाएगा जंग के टाइम। हमारी कॉन्वॉयज बॉर्डर तक पहुंच नहीं पाएंगी टैंकों के साथ, इतना उन्माद होगा, इतना गदर होगा। लेकिन भारत के जनता, भारत के अवाम, इनका जो मंसूबा था, नापाक मंसूबा समझ गए। और भारत के मुसलमानों ने भी अपनी मस्जिदों में इनको कोसा। और जो ओवैसी है वो खुद भारत को गाली दे रहा, पाकिस्तान को गाली दे रहा है आज के दिन। उनकी भी आंखों से अकल आ गई है कि ये हमको मरवाना चाहते थे, भारत के मुसलमानों को मरवाना चाहते थे दंगे फसाद करवा के। ये कश्मीरियों को मरवाना चाहते थे भारत के अंदर, कि लोग गुस्सा खाएंगे कश्मीरियों के खिलाफ और उनको भारत में मारना शुरू करेंगे ताकि वो पाकिस्तान की गोद में जाके बैठे। अरे लोग इतने बेवकूफ नहीं है साहब, आपके नापाक इरादे बिल्कुल पकड़े गए। और मैं आपको इन सारी मर्ज का इलाज आज बता रहा हूं एज अ सैनिक। ये मर्ज की दवा पाकिस्तान में है। पाकिस्तान के 5 टुकड़े कर दो, सारी जो प्रॉब्लम भारतवर्ष में है वो हमेशा हमेशा के लिए सॉल्व हो जाएगी। ये समझ, शत्रु बोध पूर्ण होना चाहिए। बिल्कुल हमें समझ आ गया कि अमेरिका चिकनी चुपड़ी बातें करता था, बड़ा दोस्त बनता था ऊपर से, और पीठ पीछे छुरी घोंप रहा था। पाकिस्तान के साथ मिलके भारत के खिलाफ साजिश कर रहा था। बांग्लादेश में तख्ता पलट किसने किया है? अमेरिका की CIA ने, पाकिस्तान की ISI और जमायते इस्लामी के साथ मिलकर। अब भारत 2 फ्रंट थ्रेट में नहीं, 3 फ्रंट थ्रेट है। एक चीन, एक पाकिस्तान, एक इनका नया पिछलग्गू साइड किक बांग्लादेश, जिसको किक मारना बहुत अनिवार्य हो गया है और शायद जल्दी ही पड़ने वाली। सिलीगुड़ी कॉरिडोर में धमकी दे रहा है कि ये चिकन नेक, अरे हम चिकन नेक फाड़ के एलिफेंट नेक कर देंगे, और जो आपकी दूसरी चिकन नेक है चिटागोंग में, वो भी छीन लेंगे तुमसे। आराम से बैठो, नहीं तो तुमको मुसीबत मत बुलाओ। मोहम्मद यूनुस वापस अमेरिका भागना पड़ेगा। अमेरिका से पैराशूट होके आया है ना गद्दार मीर जाफर। तेरे जैसों को हम अच्छी तरह जानते हैं और तेरे जैसों को लात लगाना भी अच्छी तरह से आता है, और आने वाले दिनों में तुम पर कयामत आने वाली है। देखेंगे तुमको कौन बचाता है। बिल्कुल बिल्कुल। जीडी बख्शी जी, जय हम भारत, जय हिंद। जय हिंद। आप कुछ सवाल लेते हैं हमारे साथ। यहाँ सभागार में कुछ लोग बैठे हैं, कुछ सामाजिक क्षेत्र के हैं, धार्मिक क्षेत्र के हैं, राजनीतिक क्षेत्र से है। तो वालिया जी हमारे साथ है, उत्तराखंड के पूर्व मंत्री रह चुके हैं, आपके भाषण को सुनने के लिए स्पेशली आए हैं। आपका पहला सवाल लेते हैं। देखिए बख्शी साहब, सबसे पहले तो मैं आपको सल्यूट करता हूं। आज आपने इस भारत के पवित्र पर्व पर जो एक जागरूक करने की बात कही है,
और लोगों को ऐसी ऐसी बातें बताई हैं जिनका जानकारी बहुत सारे लोगों को नहीं थी। तो इसके लिए आप बधाई के पात्र हैं। मैं आपको प्रणाम करता हूं, सलूट करता हूं और ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि आपकी लंबी आयु हो और इसी प्रकार आप देश सेवा करते रहें, लोगों को जागरूक करने का काम करते रहें। एक प्रश्न ये बनता है, मैं अभी ऑनलाइन में देख रहा था आपके स्ट्रीमिंग पर, लोग कह रहे कि अमेरिका नागनाथ है तो चाइना भी साफ नाथ है, तो फिर हम उस अलायंस में कितने फायदे में रहेंगे? बहुत बहुत अच्छा प्रश्न है चौहान जी, सुरेश जी। मैं कहना ये चाहता हूं कि अंतरराष्ट्रीय समीकरणों में कोई परमानेंट फ्रेंड, परमानेंट दुश्मन नहीं होता, केवल परमानेंट राष्ट्र हित होते हैं। अगर एक चीज स्थायी है वो है राष्ट्र हित, ठीक है। और जैसे ही अमेरिका, हम सोचते थे दोस्त है, उसने शत्रु बोध करके दिखा दिया कि साहब दोस्त क्या, हम तो जहर से भरे दुश्मन हैं। तो ऐसे में इससे वो कहता है अगर ऐसे दोस्त हो तो इससे तो दुश्मन भले, इससे तो चीन भला, कम से कम खुल के तो दुश्मनाई कर रहा था अभी तक। बात यह है साहब कि चीन में भी एक शत्रु बोध हो रहा है। चीन भी समझ रहा है कि अमेरिका हमारे पीछे हाथ धो के पड़ा है, और पाकिस्तान जिसको हमने 86 अरब डॉलर लोन दिया है, जिसके लिए हमने अरबों डॉलर की ये बनाई है चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर, 80% हथियार पाकिस्तान की तीनों सर्विसेज के चीन के हैं, और ये सब खा पी के ये हमें पीठ में छुरा घोंप रहा है, ठीक है साहब। तो फिर अगर एक नया समीकरण होता है रशिया, इंडिया, चाइना ट्रायंगल, लेकिन हम आंख खोल के रहेंगे साहब। हम बिल्कुल सही कह रहे हैं, चीन पे भी विश्वास करना पूर्ण रूप से बिल्कुल बिल्कुल जायज नहीं है। तो वी विल ट्रस्ट बट वी विल वेरीफाई, ठीक है साहब। और ये डोनाल्ड ट्रंप साहब को एक जवाब है कि आप समझते हो आप भारत को लात मार सकते हो, आप समझते हो आप ऐसे चुटकी बजाओगे और भारत का प्रधानमंत्री आपकी सेवा में आसिम मुनीर जैसे हाजिर हो जाएगा, आप समझते हो आप 50% टैक्स लगा के हम पे आप भारत को लात लगा सकते हो और भारत चुपचाप सह लेगा। भारत के पास भी बहुत सारे विकल्प हैं साहब, हमने दिखा दिया। अगर तुम नहीं तो रूस है, चीन है, RIC ट्रायंगल है, ब्रिक्स है, तो आप हमको धकेल रहे हैं दुश्मन के कैंप में अपने। जी जनरल साहब, अमेरिका के लोग कह रहे हैं कि डोनाल्ड ट्रंप बेवकूफी कर रहे हैं, शरेआम गलती कर रहे हैं। जनरल साहब, आपने हमारा शत्रु बोध करा दिया, और अगर अमेरिका शत्रु है तो फिर रूस और चीन के साथ अच्छे संबंध, खासकर रूस के साथ अनिवार्य हो जाते हैं। ये जियो स्ट्रेटेजी का हिस्सा है। एक सवाल और कोई लेते हैं। परमानेंट दोस्त नहीं होता, कोई परमानेंट दुश्मन नहीं होता, बिल्कुल सब राष्ट्रीय हितों का समीकरण होता है। बिल्कुल। एक सवाल लेते राष्ट्रीय हित सर्वोपरि। जीडी बख्शी जी, एक सवाल और लेते हैं। हाँ। जनरल साहब, एक युवा होने के नाते मैं एक छोटे से, जिस तरीके से जियो पॉलिटिक्स अभी बदल रही है पूरे विश्व की, इसमें एक छोटा सा सवाल था। जैसे अजरबैजान और तुर्की खुल के पाकिस्तान के सपोर्ट में आए, लेकिन हमारे साथ सभी सपोर्ट में थे, लेकिन ट्विटर पे, एक्स पे थे। क्या ऐसा हो सकता है? RIC का गठन जरूरी है जब कुछ ऐसा हो, जैसे छद्म युद्ध हो या कोई प्रॉपर युद्ध हो, कोई देश, नेपाल हो, भूटान हो, एक संगठन के तरीके से हमारे साथ खुल के आए, कभी ऐसा संभव हो सकता है, या RIC का गठन जरूरी हो? नहीं, आपका अच्छा प्रश्न है, आपका अच्छा प्रश्न है। आपका मतलब विकल्प ये बनता है कि कितने लोग भारत के सपोर्ट में आए थे ऑपरेशन सिंदूर की तरफ। जी, लिप सर्विस सबने दी, कोई खास किसी ने कुछ किया नहीं, ठीक है साहब। नंबर एक बात, हमको किसी की मदद की जरूरत नहीं। भारत एक बहुत शक्तिशाली राष्ट्र है, वो अकेले होश हवास उड़ा सकता है पाकिस्तान जैसों के न्यूक्लियर बॉम्ब हो या ना हो। जहां तक तुर्की अजरबैजान का सवाल है, टिट फॉर टैट देंगे साहब। आपके भी दुश्मन हैं ग्रीस और साइप्रस, और वो हमसे ब्रह्मोस क्रूज मिसाइल मांग रहे हैं, आकाश एंटी एयरक्राफ्ट मिसाइल, सरफेस टू एयर मिसाइल मांग रहे हैं। वो हमसे मांग रहे हैं हमारी एटैक आर्टिलरी की तोपें, पिनाका मल्टी बैरल रॉकेट लॉन्चर, हम देंगे उनको।
अरे अगर तुम पाकिस्तान को दे सकते हो, जैसे को तैसा मिलेगा, ठीक है, जैसे को तैसा मिलेगा। तुम जो अजरबैजान चौड़ा हो रहा है तो हम उसका दुश्मन है आर्मेनिया, हम उसको हथियार बेच रहे हैं, मालूम है? खूब सारे हथियार खरीदे हैं हमारे से, बिना का एटैक्स और आकाश एंटी एयरक्राफ्ट मिसाइल दुनिया खरीदना चाहती है, क्योंकि उन्होंने देख लिया है कि भारत के हथियार कितने सक्षम हैं। देखिए, हमको अब ज्यादा लोगों के सामने हाथ पैर जोड़ने की जरूरत नहीं, हमारे साथ आओ नहीं तो हम मारे जाएंगे। अरे कख नहीं बिगाड़ सकते तुम्हारा, हमारा बाल बांका नहीं होगा। भारत शक्तिशाली देश है, आपको मुताबिक इसके मुताबिक बदलना होगा, नहीं तो आप अपने लिए मुसीबत मोल लोगे। और अगर अमेरिका और पाकिस्तान का महागठबंधन हो रहा है, क्या गठबंधन है साहब, क्या एलाई ढूंढा है अमेरिका ने, पाकिस्तान जैसा फटीचर वेश्यावृत्ति वाला मुल्क, ठीक है, क्या एलाई ढूंढा है साहब। तो अगर आपको ऐसे एलाई चाहिए, आपको मुबारक, तो हम भी जाके ढूंढेंगे, रूस, चीन, रशिया, इंडिया ट्रायंगल, ब्रिक्स, क्यों नहीं साहब। जैसे को तैसा, उल्टा जवाब, कोई सहमने की जरूरत नहीं, कोई डरने की जरूरत नहीं किसी से, ना अमेरिका से, ना चीन से, ना किसी और से, बराबर का रिश्ता करेंगे साहब। अगर आप अच्छा व्यवहार करोगे, अच्छा व्यवहार मिलेगा, ना करोगे वापस मिलेगा। और एक और चीज मैं थोड़ा सा याद दिलाना चाहता हूं, मुझे खुशी हुई हमारे जो यंग लोग हैं वो जियोपॉलिटिक्स में रुचि दिखा रहे। देखिए, ये एक मल्टीपोलर वर्ल्ड ऑर्डर है। वर्ल्ड वॉर 1 के पहले, वर्ल्ड वॉर 2 के पहले मल्टीपोलर वर्ल्ड ऑर्डर्स थे, ठीक है। और मल्टीपोलर वर्ल्ड ऑर्डर की कैरेक्टरिस्टिक होती है क्विक अलाइनमेंट, रीअलाइनमेंट, ठीक है। लोग कॉन्स्टेंटली कैलिडियोस्कोप जैसे बदलते रहते हैं, जहां उनको अपना राष्ट्रहित मैक्सिमम होता दिखता है वो उस तरफ चले जाते हैं, ठीक है। हमने सोचा था क्योंकि हमारी चीन से रिश्ते खराब थे तो शायद हमारा समीकरण अमेरिका के साथ बन सकता है। अमेरिका के भी 3, 4, 5 प्रेसिडेंट्स ने यही सोच थी, जियो स्ट्रेटेजिक अकलमंदी है कि अगर अमेरिका का भी सबसे बड़ा दुश्मन चीन है तो उसे भारत का सहयोग अनिवार्य होगा, जापान का सहयोग अनिवार्य होगा अगर चीन को एशिया में बैलेंस करना है। अभी तक इस पे काम चल रहा था, लॉन्ग टर्म स्ट्रेटेजी थी। ये डोनाल्ड ट्रंप आया, ये तो साहब हर दिन बदलता है, हर घंटे बदलता है, हर मिनट बदल रहा है, तो इससे क्या लॉन्ग टर्म स्ट्रेटेजी हम बना सकते हैं। सारे जियोपॉलिटिक्स को उठा के इसने कचरे के कूड़ेदान में डाल दिया और अपने डोनाल्ड ट्रंप के टैरिफ जो है, टैरिफ और ट्रेड, उसके ऊपर ये सारा कि मैं तो साहब व्यापारी हूं, तो मैं तो व्यापारी की तरह अपना देश चलाऊंगा। अब साहब कुछ तो जियो स्ट्रेटेजी भी होती है। अमेरिका के जियो पॉलिटिक्स के पंडित हैरान हो गए और आज नहीं तो कल वो पूछेंगे हु लॉस्ट इंडिया, भारत को किसने खोया आरआईसी ट्रायंगल की तरफ, डोनाल्ड ट्रंप ने। अगर उनको ये भास नहीं हुआ है तो जल्द आने वाले दिनों में हो जाएगा कि उन्होंने गलती की है। और मुझे पूर्ण विश्वास है कि वो काफी बदलते रहते हैं, तो अभी भी ऑल इज नॉट लॉस्ट। अभी भी कई लोगों को उम्मीद है कि वो फिर अपना मन बदल लेंगे जब वो असलियत को देखेंगे। यही पाकिस्तान को गाली दे रहे थे कि ये वेश्यावृत्ति वाला मुल्क है, अरबों डॉलर खा गया और इसने अफगानिस्तान की मदद की है, तालिबान की मदद की है सर, और फिर उनका सबसे नंबर 1 बेस्ट फ्रेंड आसिम मुनीर सर, जैसा मेरा और कोई हेलो दूसरा है नहीं। सर, मेरा सवाल ये है, आपने पहले तो आपको ऑपरेशन सिंदूर की बधाई। दूसरा, ये सवाल बहुत ज़रूरी इसलिए क्योंकि मैं भी एक सेना का अंग रहा हूं और जो है कि परिवार भी सेना से जुड़ा हुआ है। जब हम देखते हैं कि एक तरफ पाकिस्तान के कुछ ऐसे आतंकवादी जो हमारे देश में घुसते हैं, सरहद में घुसते हैं और हमारे देश के मासूमों को मार करके चले जाते हैं, और हमने दो टूक कहा कि हम इस चीज पर लागू नहीं करेंगे कि खून और पानी एक साथ नहीं बह सकता है। लेकिन फिर अगले महीने से अभी जब एशिया कप शुरू होने जा रहा है, इस बात का विरोध पूरे पैन इंडिया लेवल पर हो रहा है कि आखिर में हम पाकिस्तान के साथ क्रिकेट क्यों खेल रहे हैं। इसको किस तरीके से आप देखते हैं? नहीं, आपसे मैं बिल्कुल 100% सहमत हूं और हर टीवी चैनल पे जहां मुझे बुलाया गया है मैंने बोला ये बकवास है,
क्या आप जानते हैं कि ऑपरेशन सिंदूर में हमारे 5 जवान शहीद हुए थे? आपने एक का भी जो है फ्यूनरल वो टेलीकास्ट हुआ? कहीं लोगों ने उनको श्रद्धांजलि दी? सब भूल गए और फिर क्रिकेट खेलना चाहते हैं साहब। तो ये मुझे समझ नहीं आ रहा है, ये भारत के अंदर कौन सा ये तबका है कि पैसे चाहिए साहब, तो फिर वेश्यावृत्ति में उसमें क्या फर्क? आपने अपने जवानों को भूल गए। 5 जो शहीद हुए थे, किसी ने किसी टीवी चैनल पे उनका अंतिम संस्कार होते देखा? नहीं साहब, ये तो नई चीज है, हमने किसी और युद्ध में ऐसा नहीं होते देखा। और जहां युद्ध खत्म हुआ तो हमारे देश में एक तबका खेल खेलेंगे मरे जा रहे हैं साहब। अरे क्रिकेट नहीं खेलोगे तो क्या मर जाओगे क्या? और हमने साउथ अफ्रीका से 50 वर्ष क्रिकेट नहीं खेला, 50 वर्ष क्रिकेट नहीं खेला, तो पाकिस्तान को क्यों? ये उससे ज्यादा बड़ा गुनहगार है जो कि अपार्थाइड रिजीम था साउथ अफ्रीका में, श्वेत रिजीम, उससे बड़ा गुनहगार है। दुनिया ने नहीं खेला तो नहीं खेला, नहीं बुलाया ओलंपिक्स में, तो पाकिस्तान क्या बड़ी चीज है? ये क्यों आपका चहेता हो गया है? मुझे लगता है कि भारत में एक तबका है जो कि प्रो अमेरिकन है और वो चाहते हैं कि अमेरिका चाहता है कि भारत पाकिस्तान के बीच में रिश्ते ठीक हो ताकि ये दोनों मिलके चीन से लड़े और भारत कश्मीर पाकिस्तान को दे दे खुश करने के लिए, क्योंकि आसिम मुनीर उसका चहेता है। अरे तो हेल विद आसिम मुनीर, जान बच गई है, लाखों पाए कर ले, अगली बार तेरे बंकर में आएगा जो मरियम बंकर है तेरा। ज्यादा ऊंचा कुचक के मत बोल, ठीक है? ये तबके साहब मेरे को नहीं समझ आता। मुझे पूर्ण विश्वास है कि सुदर्शन चैनल ऐसे लोगों के खिलाफ जमकर आवाज उठाएगी और देश को के सामने इनका नकाब पोश करेंगे, इनका नकाब उतारेंगे चेहरे। बिल्कुल बिल्कुल। तो आपका बहुत धन्यवाद। अभी राष्ट्रपति को हम सुनेंगे और जो तेवर, जो भाव, जो संकल्प आपके शब्दों में और भाव में यहाँ पर थे, हम आशा करते हैं कि हिंदुस्तान का भी संकल्प इसी दिशा में जाएगा और भविष्य में हमारे राष्ट्रपति भी इसी टोन में, इसी भाव से बात करेंगे। आपका जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।